प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 6 में वर्णित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है खाना बदोश से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसा बीता। भट्टा मालिक सूबे सिंह द्वारा जसदेव की पिटाई कर दी गई थी। जसदेव की पिटाई करने के बाद में भट्टे पर मजदूर पूरी तरह से भय और आतंक के माहौल में जी रहे थे। बूढ़ा बिलसिया जो सारे दिन बाहर बैठा रहता था, वह भी आज अपनी झोपड़ी में अंदर जाकर के सो गया था। किसनी का ट्रांजिस्टर जो बहुत तेज आवाज में बजता था, आज किसनी का ट्रांजिस्टर भी नहीं बज रहा था और पूरी तरह से उस स्थान पर यानी भट्टे पर भय और आतंक का माहौल था, क्योंकि भट्टे पर जितने भी मजदूर थे उनको ऐसे लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी समय भट्टे पर वापस लौट सकता है और किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी भी मजदूर के साथ में किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार कर सकता है। इस प्रकार से जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का सारा दिन पूरी तरह से तनाव, भय के माहौल में बीता। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, सूबे सिंह द्वारा जसदेव की पिटाई के बाद सभी मजदूर डर गए थे। जैसे ही सूबे सिंह ने जसदेव की पिटाई की, सभी मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त भट्टे पर लौट कर आ सकता है। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया। सभी मजदूर डरे हुए थे। जैसे ही सायंकाल हुई, भट्टे पर सन्नाटा सा छा गया। सारे मजदूर अपने अपने खोल में चले गए थे। अपने अपनी जो छोटी छोटी दड़बे नुमा झोपड़ियां थी उनमें चले गए थे। बूढ़ा बिलसिया जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, आज शाम होते ही अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया था। वह आज बहुत धीमी धीमी आवाज में खांस रहा था। किसनी के ट्रांजिस्टर की आवाज भी नहीं आ रही थी। इस प्रकार भट्टे पर पूरी तरह से सन्नाटा, भय एवं डर का माहौल था। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, मानो अभी तक भट्टे की जिंदगी से तालमेल क्यों नहीं बैठा पाई थी। जैसा कि सुकिया और उसकी पत्नी मानो अभी 1 महीने पहले ही तो ठेकेदार के साथ में यहाँ भट्टे पर काम करने के लिए आई थी। यहाँ पर भट्टे पर रहने के लिए जो झोपड़ियाँ थी वो दड़बे नुमा थी, उनमें रोशनी का अभाव था। डिबरियाँ ही टिमटिमाती हुई हल्का फुल्का सा उजाला करती थी। शाम होते ही भट्टे पर साय साय का सा माहौल उत्पन्न हो जाता। सन्नाटे से पूरा भट्टा भर जाता और साय साय का स्वर उभरने लगता। सांप बिच्छू का भी वहां पर डर था। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, सुकिया और मानो जिस कारण अपना घर छोड़कर महीना भर पहले ही भट्टे पर आए, यहाँ की स्थिति तो और भी दुखदाई थी। उन्होंने अपना गांव छोड़ा। गांव छोड़ करके सुख की तलाश में वे यहाँ पर शहर में स्थित भट्टे पर मजदूरी करने के लिए आ गए। लेकिन यहाँ पर भट्टे पर तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा दुखदाई थी। मजदूरों को रहने के लिए केवल दड़बे नुमा छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी। मजदूर जिन झोपड़ियों में रहते थे वे दड़बे नुमा थी, जिनमें झुककर ही प्रवेश किया जाता था और झुककर ही बाहर निकला जाता था, जिनमें प्रकाश का अभाव था, रोशनी नहीं थी, केवल टिमटिमाती ढिबरियां थी जिनसे अंधेरा दूर नहीं होता था। सांझ होते ही चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता और साय साय की ध्वनि सुनाई पड़ती। दिन भर के थके मजदूर अपने अपने दड़बों में घुस जाते। आपस के सुख दुख बांटने का अवसर किसी के पास नहीं था। दिन भर मेहनत मजदूरी करना, हाड़ तोड़ परिश्रम करना और सायंकाल होते ही अपने अपने खोल में, अपने अपनी दड़बे नुमा झोपड़ियों में सभी मजदूर घुस जाया करते थे। चारों तरफ जंगल होने के कारण सांप बिच्छू का डर था। ईंटों को जोड़कर बनाए हुए चूल्हों पर ही रोटी पकाई जाती थी। रोटी पकाने के लिए कच्ची ईंटों के कुछ चूल्हे बना दिए गए थे और ईंटों को जोड़कर ही बनाए गए चूल्हों पर रोटी पकाई जाती थी। काम की भी निश्चितता नहीं थी। यह
भट्टे पर लगातार मजदूर काम करता ही रहेगा, इस बात की भी कोई निश्चित स्थिति नहीं थी। इस प्रकार मानो का भट्टे की जिंदगी से तालमेल नहीं बन पाया था। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था? इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, ईंट भट्टा मालिक के बेटे सूबे सिंह ने मानो को बुलाने के लिए असगर ठेकेदार को भेजा। ठेकेदार ने मानो को सूबे सिंह द्वारा बुलाए जाने का संदेश सुनाया। उसकी बात सुनकर सुकिया और मानो ने एक दूसरे को देखा। मानो भयभीत थी और सुकिया क्रोध में भर उठा। सुकिया को क्रोधित देखकर जसदेव ठेकेदार के साथ में चल पड़ा। मानो की जगह जसदेव को आया देखकर, यानी अपनी आज्ञा का उल्लंघन होता हुआ देखकर सूबे सिंह बिफर पड़ा। सूबे सिंह पूरी तरह से बिफर पड़ा, क्योंकि मानो की जगह जसदेव आया था और मानो की जगह जसदेव को आया देखकर, यानी अपनी आज्ञा का उल्लंघन होता हुआ देखकर सूबे सिंह पूरी तरह से क्रोध में भर उठा और वह बिफर पड़ा और जसदेव से बोला, मैंने तुझे कब बुलाया था? जसदेव ने सहज रूप में जवाब दिया कि मैं आपका काम कर दूंगा, परंतु सूबे सिंह ने जसदेव के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया, उसके साथ गाली गलौज किया, उसने अपशब्दों का विरोध किया। तब कामांध सूबे सिंह ने लात घूंसों से उसकी पिटाई कर उसे अधमरा सा कर दिया। अगला प्रश्न है, जसदेव ने मानो के हाथ का खाना क्यों नहीं खाया? मानो के हाथ का खाना जसदेव ने नहीं खाया, क्योंकि जसदेव यह मानता था कि वह बामन जाति का है और वह मानो के हाथ का खाना नहीं खा सकता है। मानो ने जब जसदेव की पिटाई होने के बाद उसको खाना खिलाने के लिए रोटियां पकाकर वह उसके पास में गई, जिस समय वह जा रही थी तब मानो के पति सुकिया ने उससे पूछा कि तुम रोटियां लेकर कहाँ जा रही हो? तब मानो ने कहा कि वह जसदेव को खाना खिलाने के लिए जा रही है। तब मानो के पति सुकिया ने कहा कि जसदेव तो बामन जाति का है और वह तुम्हारे हाथ की रोटियां नहीं खाएगा। जसदेव ने मानो के हाथ का खाना नहीं खाया और उसने संभवतः इसीलिए नहीं खाया क्योंकि वह अब भी अपने आप को ऊंची जाति का बामन मान रहा था और इस प्रकार से जाति के ऊंचे मिथ्या आडंबर के साथ में ऊंचे अनावश्यक इस बोझ को वह अपने मन में पाले हुए था। इस कारण से जसदेव ने मानो के हाथ का खाना नहीं खाया। अब भी वह मजदूरों के बीच में एक जाति के आधार पर भेदभाव कर रहा था। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, सूबे सिंह के हाथों पिटाई के बाद जसदेव की दशा बहुत दयनीय हो गई थी। उसका सारा शरीर दुख रहा था। तब मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगाई थी। मानो को जसदेव से गहरी सहानुभूति हो गई थी, क्योंकि जसदेव तो सूबे सिंह के पास में मानो को बचाने के लिए ही गया था। मानो के स्थान पर जसदेव स्वयं गया था और सूबे सिंह ने उसकी पिटाई कर दी थी। मानो को जसदेव से गहरी सहानुभूति हो गई थी। वह उसे रोटी खिलाने चली तो सुकिया ने पूछा कि वह कहाँ जा रही थी। जब वह से आशय है जब मानो उसे यानी जसदेव को रोटी खिलाने के लिए चली तो उसके पति सुकिया ने यानी मानो के पति सुकिया ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही थी। जब मानो ने भूखे जसदेव का नाम लिया तो सुकिया ने उससे कहा कि भला एक बामन उसके हाथ का बना खाना कैसे खा लेगा। मानो को विश्वास नहीं हुआ। मानो तो यह मानती थी कि हम सब की जाति एक ही है, हम सब की जाति मजदूर है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि हम सब की एक ही जाति है और वह जाति है मजदूर। मानो खाना लेकर जसदेव के पास पहुंची तथा उसने उससे बड़े स्नेह के साथ खाना खाने का अनुरोध किया। जसदेव ने कहा कि उसे भूख नहीं थी। मानो जान गई कि असल बात वही थी जो सुकिया ने बताई थी। जसदेव स्वीकार नहीं कर पाया था कि वह बामन नहीं केवल एक मजदूर है। उसमें साहस नहीं था कि बामन जाति के मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर उस सहानुभूति भरी नारी के हाथ का बना खाना खा सके। अगला प्रश्न इस प्रकार से है,
लोगों को क्यों लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर मानो की ईंटें गिराकर रौंदा है। लोगों को इसलिए ऐसा लग रहा था क्योंकि मानो बहुत कड़ी मेहनत करती हुई ईंटें थाप करके बहुत सारा धन जुटाकर अपने स्वयं के लिए लाल लाल पक्की पक्की ईंटों का घर बनाना चाहती थी। लेकिन सूबे सिंह की जो कुदृष्टि मानो पर थी, मानो सूबे सिंह के समक्ष समर्पण करने के लिए तैयार नहीं थी। लोगों को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि उस रात में न तो कोई आंधी तूफान आया अथवा न किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक घटना घटी जिसके कारण से ईंटें टूट गई हो, न ही किसी प्रकार के जंगली जानवरों का कोई आक्रमण हमला हुआ। इस प्रकार ईंटें जो टूट गई थी, जो रौंद दी गई थी, उनको देखकर लोगों को ऐसा लगा कि किसी ने जानबूझकर मानो की ईंटों को गिराकर रौंद डाला हो और इन ईंटों को निर्ममता पूर्वक पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया हो। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मानो और सुकिया से सूबे सिंह बहुत चिढ़ा हुआ था। वह उनको हर तरह से परेशान करने पर आमादा था। जब सुबह मानो ने अपनी थापी हुई ईंटों को जाकर देखा तो कच्ची ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे ईंटों को किसी ने जानबूझकर रौंदा हो। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि रात में कोई आंधी तूफान भी नहीं आया। यह किसी जंगली जानवर का भी काम नहीं लग रहा था, यानी जंगली जानवर द्वारा भी ईंटों को रौंदकर नहीं तोड़ा गया था। अधिकांश लोग मानते थे कि ईंटें जानबूझकर तोड़ी गई थी। सब जानते थे कि ईंटें गिराकर रौंदने की यह करतूत सूबे सिंह के अलावा और किसी की नहीं थी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, मानो को क्यों लग रहा था कि किसी ने उसकी पक्की ईंटों के मकान को ही धराशायी कर दिया है। मानो का यह सपना था कि वह अपने लिए पक्की ईंटों का मकान बनाए और पक्की ईंटों का मकान बनाने के लिए बहुत सारे रुपयों की आवश्यकता थी। इन रुपयों को एकत्र करने के लिए वह हाड़ तोड़ मेहनत कर रही थी। दिन भर परिश्रम पूर्वक वह मजदूरी करते हुए धन एकत्र करने का प्रयास कर रही थी। मानो को ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे के पूरे पक्के मकान को ही धराशायी कर दिया है जब उसने देखा कि उसके द्वारा दिन भर परिश्रम करने के बाद जो कच्ची ईंटें बनाई गई थी, जो कच्ची ईंटें थापी गई थी, उनको किसी ने जानबूझकर तोड़ डाला है। उन ईंटों को जानबूझकर किसी के द्वारा तोड़े जाने पर मानो को ऐसे लगा मानो उसकी पक्की ईंटों के मकान को ही किसी ने धराशायी कर दिया हो। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, मानो अपने ईंटों से बने घर की कल्पना को साकार करने के लिए जी जान से जुटी हुई थी। वह हाड़ तोड़ मेहनत करती, पूरे परिश्रम से वह धन अर्जित करने का प्रयास करती थी। सुकिया भी उसका पूरा साथ दे रहा था। लाल लाल ईंटों का अपना घर वास्तविक रूप में भले न बन पाया हो, लेकिन मानो के सपनों में प्रतिक्षण वह घर साकार हो रहा था। उसने पसीना बहाकर ईंटें थापी थी, दिन भर परिश्रम किया था, मेहनत पूर्वक उन ईंटों को जो उसने तैयार की थी। जब उसने उन्हीं कच्ची ईंटों की दुर्दशा देखी तो वह बोरा गई, वह पागल सी हो गई। उसे लगा जैसे वे ईंटें रौंद कर नहीं गिराई गई है, बल्कि किसी आतताई ने उन ईंटों से बना उसका पक्का मकान ही गिरा दिया है। जो उसके सपनों में प्रतिक्षण साकार हो रहा था, इस प्रकार पक्के मकान को ही किसी आतताई ने गिरा दिया है। उसे ऐसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत, उसकी कल्पना में साकार लाल लाल ईंटों से बना घर, सब कुछ सूबे सिंह के षड्यंत्र ने तहस नहस कर डाला हो। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, चल ये लोग हमारा घर ना बनने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। चल ये लोग हमारा घर न बनने देंगे, सुकिया ने यह जैसे ही कहा, इसका आशय यह है कि
समाज में जो शोषक वर्ग है वह लगातार मजदूरों का शोषण कर रहा है। अगर कोई मजदूर मेहनत मजदूरी करते हुए ईमानदारी से धन अर्जित भी करना चाहता है, तब भी यह जो शोषक वर्ग है यह मजदूरों का पूरी तरह से शोषण करता है और उन्हें इज्जत के साथ में धन अर्जित नहीं करने देना चाहता। मजदूर तो पूरी तरह से धन अर्जित करने के लिए हाड़ तोड़ परिश्रम करता है, लेकिन उसे हाड़ तोड़ मेहनत करने के पश्चात भी पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं होता। उसके साथ में कई प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं, उसका शोषण किया जाता है और उसे हर प्रकार से दबाने और कुचलने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से आहत होकर सुखिया ने कहा कि चल ये लोग हमारा घर न बढ़ने देंगे। इस पूरी कहानी में मजदूरों का शोषित, दलित, कुचलित भाग ही विशेष रूप से दिखाया गया है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी खाना बदोश में सुखिया और मानो शोषित मजदूर वर्ग के प्रतीक हैं। सूबे सिंह तथा असगर ठेकेदार शोषक वर्ग के प्रतीक हैं। इस प्रकार से शोषित वर्ग और शोषक वर्ग दो अलग अलग वर्ग समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। कहानी की मूल संवेदना उस परिश्रमी मजदूर वर्ग का चित्रण करती है जो शोषण और यातना का शिकार है तथा मेहनत मजदूरी करके भी अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहा है। खूब हाड़ तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी उसे पर्याप्त मात्रा में मजदूरी नहीं मिल रही है। यदि मजदूर वर्ग परिश्रम पूर्वक ईमानदारी के साथ में मजदूरी करना चाहता है तो सूबे सिंह और असगर जैसे शोषक उन्हें काम नहीं करने देते, उन्हें इज्जत के साथ जीने नहीं देते, मजदूर वर्ग को इज्जत के साथ में जीने भी नहीं देते। वे चरित्रहीन एवं विलासी है। सूबे सिंह जैसे लोग चरित्रहीन हैं एवं विलासी हैं और मजदूरों का देह शोषण करते हैं। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि मजदूर वर्ग आज भी जातिवादी मानसिकता से उबर नहीं पाया है। कहानीकार दलित शोषित वर्ग के प्रति मानवीय संवेदना जगाना चाहता है। कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि का यह मानना है कि दलित शोषित वर्ग के प्रति मानवीय संवेदनाओं को जगाया जाए। कहानी की यही मूल संवेदना है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, खाना बदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है? इन समस्याओं के प्रति कहानीकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। खाना बदोश कहानी में आज के समाज की जो प्रमुख समस्या का चित्रण किया गया है वह है मजदूर वर्ग का शोषण किया जाना। मजदूर वर्ग का लगातार शोषण किया जा रहा है। आज के समाज की सबसे भयंकर समस्या है बेरोजगारी की समस्या। जहां पर रोजगार का अभाव है वहां पर काम करने वाले मजदूर का हर प्रकार से शोषण किया जाना यह समाज के लिए बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में माना जा सकता है। और इन समस्याओं के प्रति कहानीकार का यह मानना है कि समाज में से इन सभी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, तभी एक अच्छा, बेहतरीन और समृद्ध समाज बन पाएगा। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। खाना बदोश कहानी शोषित मजदूर वर्ग की जीवंत कहानी है। कहानीकार ने आज के समाज की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का चित्रण इस कहानी में किया है। आज के समाज में बेरोजगारी बड़ी भयंकर समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, यानी रोजगार का प्राप्त न होना। मजदूर वर्ग विवश होकर अपना घर छोड़कर दूसरी जगह मजदूरी करने जाते हैं। घर से दूर जाकर मजदूरों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिश्रम करके भी वे अच्छी तरह सम्मान पूर्वक जीवन यापन नहीं कर पाते। उन्हें सम्मान पूर्वक इज्जत से जीवन यापन करने में भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें मालिक के अभद्र व्यवहार को भी सहन करना पड़ता है। मालिक के डर से मजदूर वर्ग में एकता नहीं हो पाती है। लेखक को मजदूरों के प्रति सहानुभूति है और वह चाहता है कि मजदूरों के रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मजदूरी करने वाली स्त्रियों का देह शोषण नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें समय पर अच्छी और पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। मालिक मजदूरों के साथ मानवीय व्यवहार करे, मजदूरों को अकारण तंग न करे। मालिक और मजदूर के बीच में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हो। कहानीकार ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए कहानी में उपर्युक्त सभी समस्याओं का वर्णन किया है।
अगला प्रश्न इस प्रकार से है, सुकिया ने जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ा वही समस्या शहर में भट्टे पर उसे झेलनी पड़ी। मूलतः वह समस्या क्या थी? सुकिया ने जिन समस्याओं के कारण गांव छोड़ा वह समस्या शहर में भी उसके समक्ष उपस्थित हो गई। मूलतः वह समस्या यह थी कि समाज में दो प्रकार के वर्ग है, एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है। जो शोषक वर्ग है वह हमेशा ही शोषित वर्ग की महिलाओं पर बुरी दृष्टि रखता है, वह उनका शोषण करना चाहता है। शहर में भी इस प्रकार की स्थितियां लगातार देखी जा सकती है। सुकिया ने इन्हीं समस्याओं के कारण गांव छोड़ा था। उसके गांव में भी जो संपन्न वर्ग के लोग हैं वे विपन्न वर्ग के लोगों पर अथवा शोषित लोगों की स्त्रियों पर बुरी दृष्टि रखा करते थे। इस कारण से उसने अपना गांव छोड़ा और शहर में आकर जब उसने भट्टे पर काम करना शुरू किया, यहां पर भी सूबे सिंह जैसे लोग उसकी पत्नी पर बुरी दृष्टि रखने लगे। इस प्रकार से मूलतः अपना मान सम्मान बचाने की और स्त्रियों को देह शोषण से बचाना ही मूल समस्या मानी जा सकती है। खानाबदोश ही इसका एकमात्र हल हो सकता है जिसमें व्यक्ति का आत्मसम्मान भी बचा रह सके। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कहानी में सुकिया को भट्टे पर घटी घटनाओं ने बहुत चिंतित कर दिया था। सूबे सिंह की मानों पर पड़ी कुदृष्टि तथा जसदेव की पिटाई से वह बहुत परेशान था। सूबे सिंह मानों पर कुदृष्टि रखता था और उसने सूबे सिंह ने किसनी के साथ में भी अनैतिक संबंध स्थापित कर लिए थे। जसदेव की पिटाई से वह बहुत परेशान था। जिन समस्याओं से त्रस्त होकर उसने अपना गांव छोड़ा था, यानी उसके गांव में भी शोषक वर्ग द्वारा महिला मजदूरों का देह शोषण किया जाता था, वही स्थितियां शहर में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इनमें सबसे अधिक चिंतित करने वाली समस्या थी ईंट भट्टा मालिक के कामुक व दुष्चरित्र बेटे सूबे सिंह से मानों की सुरक्षा करना। मानों की सुरक्षा करना सूबे सिंह से, जो कामुक व दुष्चरित्र चरित्रवान था, दुष्चरित्र और कामुक था, कामांध था। इस प्रकार से सुकिया ने महेश की पत्नी किसनी के साथ हुई घटना को देखा था। किसनी जैसा संकट अब मानव तक भी आ पहुंचा था। वह महेश नहीं बन सकता था क्योंकि महेश को तो उसने शराब और अन्य प्रकार के नशे में डुबो दिया था, लेकिन अब वह महेश भी बनना नहीं चाहता था और न मानो ही किसनी बनने को तैयार थी। वह अय्यास एवं चरित्रहीन सूबे सिंह के सामने समर्पण करने को तैयार नहीं था। अतः सुकिया के सामने मूल समस्या अपने आत्मसम्मान के साथ साथ अपनी पत्नी मानो की इज्जत बचाने की थी। इस प्रकार खानाबदोश बने रहने के अलावा इस समस्या का और कोई समाधान सुकिया को नहीं सूझ रहा था। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो क्या तब भी सुकिया और मानो को खानाबदोश जीवन व्यतीत करना पड़ता? अगर स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम होता तो मानो और सुकिया को खानाबदोश का जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता। स्किल इंडिया कार्यक्रम इसी प्रकार के लिए बना हुआ है कि वह लोगों में जिस प्रकार की क्षमताएं होती है उनका अधिक से अधिक उनका संवर्धन करते हुए उन्हें कार्यकुशल व्यक्ति बनाना, जिससे कि वे मांग के अनुरूप अपनी दक्षता को बढ़ा सके, कार्यकुशलता बढ़ा सके। और एक कार्यकुशल मजदूर की तो हर जगह बहुत अधिक मांग होती ही है। मानो और सुकिया भी यदि स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत किसी भी कार्य करने के लिए अपनी दक्षताएं बढ़ाते, अपनी कुशलताएं बढ़ाते, तो उन्हें इस प्रकार से खानाबदोश के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्किल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत की सभी श्रमिक शक्ति को किसी विशेष कार्य में मांग के अनुरूप कार्यकुशल बनाना है। कार्यकुशल मजदूर की अधिक मांग होती है। यदि मजदूर कार्यकुशल है तो उसकी अधिक मांग होगी। जो व्यक्ति मांग और विकास के अनुरूप अपने काम में दक्ष होता है उसे नौकरी पाने में विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। दक्ष और कुशल लोगों को तो सहज में ही रोजगार प्राप्त हो जाता है। अकुशल साधारण मजदूर को नियोक्ता जब चाहे तब नौकरी से निकाल देते हैं। इस कारण उनको नौकरी के लिए खानाबदोशों की भांति भटकना पड़ता है।
यदि उस समय स्किल इंडिया जैसा कार्यक्रम चल रहा होता तो सुकिया और मानो किसी भी कार्य में कुशलता व विशेष योग्यता पा लेते और एक कुशल मजदूर की तरह टिक कर एक ही स्थान पर रोजगार करते तथा उनको खानाबदोश नहीं बनना पड़ता। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अपने देश की सूखी रोटी भी परदेश के पकवानों से अच्छी होती है। मानो और सुकिया के बीच में इस प्रकार का वार्तालाप होता है। वह कहती है कि अपने देश की सूखी रोटी भी, यदि अपने देश में अपने स्थान पर सूखी रोटी भी प्राप्त हो जाती है तो वह परदेश में खाए जाने वाले पकवानों से भी अच्छी होती है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह कथन मानो का है जो पति सुकिया के साथ भट्टे पर काम करने आई है। उसका कहना है कि जो सुख संतोष अपने घर पर रहकर और रूखी सूखी रोटी खाने में होता है वह परदेश में रह कर पकवान व मिष्ठान खाने पर भी प्राप्त नहीं होता। बड़े लाभ के लिए परदेश में जाने पर परेशानियां अधिक होती है। रहने और खाने की अच्छी सुविधा नहीं मिलती। भट्टे के माहौल को देखकर मानो ने यह बात कही। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, ख इतने ढेर से नोट लगे हैं घर बनाने में, गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने के लिए। इन पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। घर बनाने में बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारी ईंटें लगती है, रोड़ी बजरी लगती है, उसमें अलग अलग प्रकार की सामग्रियां लगती है, लोहा लगता है और बहुत सारा धन लगाने के पश्चात ही घर बन करके तैयार होता है। इसलिए इतने सारे नोट लगे हैं घर बनाने में, यानी घर बनाने में बहुत अधिक नोट लगते हैं। गांठ में नहीं है पैसा, चले हाथी खरीदने। यदि किसी व्यक्ति के जेब में पैसा ही नहीं हो और यदि वो हाथी खरीदना चाहे तो उसके द्वारा हाथी नहीं खरीदा जा सकता। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, मानो गांव में ईंटों का पक्का मकान बनाना चाहती थी। उसने अपनी इच्छा सुकिया के समक्ष व्यक्त की। सुकिया ने उसे समझाते हुए कहा कि पक्का मकान बनाना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारे रुपए, ईंटें, लोहा, सीमेंट और लकड़ी चाहिए। ये हमारे बूते की बात नहीं है। वह अपनी क्षमता से अधिक सोचकर कल्पना करने को भी अनुचित मानता है। सुकिया ने कहा कि जैसे एक गरीब आदमी हाथी नहीं खरीद सकता, उसके लिए अधिक रुपए चाहिए, इसी प्रकार से हमारे लिए मकान बनाना हाथी खरीदने के समान है। हम मजदूरी करके मकान नहीं बना सकते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, गए उसे एक घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। मानो को एक घर चाहिए था, एक ऐसा घर जो पक्की ईंटों का बना हुआ हो, जिसमें वह अपनी गृहस्थी के साथ और अपने परिवार के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन कर सके। इस प्रकार का वह घर बनाने का सपना देखती थी। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, मानो के मन में भट्टे से निकली लाल लाल पकी ईंटों को देखकर अपना मकान बनाने की इच्छा जागृत हो गई। वह दिन रात मेहनत करके ईंटें पात कर पैसा कमाना चाहती थी। वह भी पक्का मकान बनाना चाहती थी। वह भी पक्के मकान में अपने परिवार के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने की कल्पना करती थी। उसे अपना एक घर चाहिए था, इसी कारण वह अधिक परिश्रम करती थी। उसके सपनों में तो लाल लाल पकी पकी ईंटों का घर साकार ही हो रहा था और वह उस घर को वास्तविक रूप में निर्माण करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम पूर्वक वह मजदूरी कर रही थी। परिश्रम पूर्वक मजदूरी करके धन अर्जित करके वह अपने लिए लाल लाल ईंटों का एक घर बनाना चाहती थी, जिसमें वह अपनी गृहस्थी के साथ में, अपने परिवार के साथ में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अंतरा भाग 1 के गद्यखंड के अध्याय 6 में वर्णित ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित कहानी खानाबदोश से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित नए की जन्म कुंडली 1 से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।